मेरी शादी को अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि इतवार के रोज मेरा शौहर दोपहर को कहीं चला गया। नई नई शादी हुई थी, इसलिए मैं रोज ही शाम को तैयार हो जाती थी। आज भी मैंने खूबसूरत सा जोड़ा पहना था, तैयार भी हुई थी। मगर जब मेरा शौहर एहसान शाम को घर आया तो उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था। उसने वो शॉपिंग बैग मेरे हाथ में थमाया, बोला कि पहनकर तैयार हो जाओ। मैंने हैरत से एहसान की तरफ देखा। मैंने कहा कि मैं पहले से ही तैयार हूँ। कहने लगा कि जो जोड़ा मैं अभी तुम्हारे लिए लाया हूँ उसे पहनो और तैयार हो जाओ। मैं शॉपिंग बैग लेकर अपने कमरे में आ गई। जब मैंने वो जोड़ा देखा तो देखकर मेरी आंखें दंग रह गईं। वो तो बहुत ज़्यादा फैंसी और कीमती किस्म की मैक्सी थी। मैंने कहा, एहसान ये तो बहुत ज़्यादा फैंसी है। कहने लगा, मेरे दोस्त के घर पार्टी है, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। इतनी कीमती और फैंसी मैक्सी लाने की एहसान को क्या ज़रूरत थी? मेरी शादी पर एहसान ने ब्राइड में एक जोड़ा भी नहीं लगाया था। कहता था कि मेरी गुंजाइश नहीं थी। और अब बहरहाल मैंने वो मैक्सी पहन ली। वैसे भी मैं एक खूबसूरत किस्म की लड़की थी। ग्रे सिल्वर मैक्सी ने तो मेरे हुस्न को 4 चांद लगा दिए थे। मैंने मेकअप का टच देने के बाद अपने बालों का जोड़ा बनाना शुरू किया तो एहसान मेरे कमरे में आ गए। मेरे करीब आकर मुझे सर से पैर तक देखा, फिर कहने लगे, बाकी सब तो ठीक है, अपने बाल खुले रहने दो, होशरुबा लगोगी। उनकी तारीफ पर मैं झीम सी गई। मैं बिल्कुल तैयार थी। मैंने बालों को खोलकर ब्रश किया, अलमारी में से बड़ी सी चादर निकालने लगी ताकि खुद को लपेट सकूं। ये देखकर एहसान ने मुझे फौरन से टोक दिया। कहने लगे, ये क्या कर रही हो? कीमती मैक्सी का सारा लुक खराब हो जाएगा। मैंने कहा, एहसान मैं यूं तो बाहर नहीं जा सकती, आप खुद देखें, ये मैक्सी काफ़ी तंग और चुस्त है। इसका दुपट्टा भी नेट का है, जिससे लेना न लेना बराबर है। एहसान कहने लगा, मुझसे बहस मत करो, वैसे भी मेरा दोस्त अपनी गाड़ी और ड्राइवर भेज रहा है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही देर में एहसान के नंबर पर किसी की कॉल आई। वो फ़ोन पर कहने लगा, हाँ हम लोग तैयार हैं। फिर मुझसे कहने लगा, चलो ड्राइवर आ गया है। एहसान एक मितौल घराने से ताल्लुक़ रखता था। मेरा ताल्लुक़ भी ऐसे ही घराने से था। मैं जानती थी कि मेरा शौहर कोई लैंडलॉर्ड नहीं है। एहसान के पास गाड़ी नहीं थी, एक पुरानी सी मोटरसाइकिल थी। घर भी छोटा सा था। शादी की रात ही उसने मुझसे कह दिया था कि उसकी तनख्वाह बस इतनी ही है कि महीना बाद में ख़त्म होगा और तनख्वाह पहले। मैंने भी कोई एतराज़ नहीं किया था। शादी के उन 8 दिनों में मैंने एहसान से कोई भी फरमाइश नहीं की थी। वो अकेले ही रहते थे, छोटा सा फ्लैट था। मैंने शादी के अगले दिन ही किचन संभाल लिया था। एहसान मुझसे कहता था कि शादी पर बहुत खर्चा हो गया है, इसलिए मैंने ब्राइड के जोड़े नहीं बनाए। चंद महीने यूं ही गुजारने पड़ेंगे। इसलिए मुझे हैरत हुई थी जब एहसान की गुंजाइश ही नहीं थी तो इतनी कीमती मैक्सी लाने की क्या ज़रूरत थी, वो भी बस एक दावत पर जाने के लिए। मेरे जहेज़ के काफ़ी फैंसी सूट बिल्कुल नए मौजूद थे। मैं उनमें से कुछ पहन लेती, मगर वो एक कीमती मैक्सी मेरे लिए लाए थे। कम अज़ कम भी उसकी कीमत 40 से 50 हज़ार थी। क्या ज़रूरत थी इतना खर्चा करने की? बहरहाल एहसान के दोस्त का ड्राइवर आ चुका था। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए। वो गाड़ी खूबसूरत इलाके के बड़े से बंगले के सामने खड़ी हुई। घंटी देते ही फौरन से चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। पार्किंग एरिया में उस वक़्त 3 गाड़ियाँ पहले से ही मौजूद थीं और चौथी हमारी थी। साइड पर बागीचा भी बेहद कीमती और खूबसूरत फूलों से सजा हुआ था, मगर वहाँ पर इतनी लाइटिंग नहीं थी जैसी कि दावतों पर होती है। एहसान मेरा हाथ पकड़े मुझे अंदर लाउंज में ले गया। मेरी मैक्सी काफ़ी चस्ट किस्म की थी और उस पर सितम ये कि दुपट्टा भी नेट का था। मैं जैसे ही अंदर गई तो अंदर मुझे सिवाय मर्दों के कोई भी नज़र नहीं आया। वहाँ कोई भी खातून मेरे अलावा नहीं थी। ये देखकर मैं बुरी तरह से नर्वस हुई। ये कैसी दावत थी जहाँ सब मर्द ही मर्द थे, ख्वातीन नहीं। और अगर ये सिर्फ मर्दों की दावत थी तो फिर एहसान मुझे यहाँ लेकर क्यों आए थे? उन हट्टे कट्टे मर्दों को देखकर मैं बिल्कुल एहसान के साथ लग गई।
मैंने कहा, एहसान, यहाँ तो कोई भी खातून नहीं है। वो कहने लगे, ये सब गैर शादीशुदा हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी बीवियाँ कहाँ से आ सकती हैं। मुझे अपने साथ लगाए वो अपने दोस्तों के पास ले गए। मुझे हैरत का झटका उस वक़्त लगा जब एहसान ने मेरा तारुफ अपने दोस्तों से करवाया और वो मुसाफा के इरादे से मेरे सामने अपना हाथ बढ़ाने लगे। मैं ये देखकर पीछे को हट गई थी। ये कौन सा तरीका था? फिर मुझे एहसान के दोस्त अच्छे भी नहीं लग रहे थे। अजीब तीज सी नज़रें थीं उन सब की। सब मुझे सर से पैर तक देख रहे थे। उनकी आंखों में ऐसी बेबाकी थी कि मुझे अपने वजूद पर चींटियां रेंगती महसूस होने लगीं। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबराने लगा। मुझे इस कदर बेचैनी लाहकन होने लगी कि फ़ौरन से इस घर से बाहर निकल जाऊं। वहाँ उस वक़्त 5 मर्द थे और पांचों के हाथों में कांच के ग्लासों में ब्राउन रंग का मशरूब था। सबकी आंखें न जाने किस जज्बे के तहत गुलाबी हो रही थीं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे नशे की हालत में हो। मैं बेतहाशा घबराई हुई थी, इसलिए एहसान के पास जाकर उनके पहलू से लग गई। मैंने कहा, एहसान, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे आप घर छोड़ें। कहने लगे, तुम्हें क्या हो गया है? क्या लड़कियाँ लड़कों की महफिलों में नहीं जाती? मुझे घबराने और डरने वाली लड़कियों से सख्त चिढ़ है। मुझे बाएतिमाद लड़कियाँ पसंद हैं जो हर महफिल में जा सकें और एंजॉय कर सकें। इसलिए ये डरपोक लड़कियों की तरह रिएक्ट करना बंद करो। ये कहकर उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर खुद से पीछे किया। मैं तो एहसान का ये रवैया देखकर ही तस से बच भी रह गई। मेरी आंखों में आंसू भर आए। इससे पहले कि मैं रो देती, एहसान का एक दोस्त मेरी जानिब बढ़ा। कहने लगा, भाभी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मेरी बीवी दूसरे शहर अपने मैके रहने गई है और बाकी सब कुंवारे हैं। 1-2 साल रुक जाए, इन सब की भी शादियां हो जाएंगी तो सबकी बीवियां आ जाएंगी। अब अगर हमारी बीवियां नहीं हैं तो क्या हम क्या करें? मिलना जुलना छोड़ दें? हमने तो आपके लिए बहुत अच्छे खाने का एहतिमाम किया है। उसका अंदाज मजाका उड़ाने वाला था। फिर वो एहसान से कहने लगा, आओ एहसान, ड्राइंग रूम में चलते हैं, खाना बिल्कुल रेडी है। मैं एहसान का हाथ जोर से पकड़े ड्राइंग रूम के टेबल तक पहुंची, जहां पर मुख्तलिफ किस्म के लज्जत भरे पड़े थे। मैं एहसान के साथ टेबल पर बैठ गई। एहसान के बाकी दोस्त भी सामने कुर्सियों पर बैठ गए। उसका जो दोस्त मेज़बान था वो मेरी प्लेट में मुख्तलिफ किस्म की डिश डाल रहा था। कह रहा था, भाभी, ये खाकर देखें, वो भी खाकर देखें। खाना वाकई बहुत लजीज था और मुझे भूख भी बहुत लगी थी। अजीब बात थी, जैसे जैसे मैं खाना खा रही थी मेरी आंखें नींद से बंद होने लगीं, मगर मैं अपना हाथ भी नहीं रोक पा रही थी। खाने की लज्जत ही कुछ ऐसी थी। खाना खाते खाते मुझे लगा मैं यहीं सो जाऊंगी। मैंने खुमार आलूद नज़रों से एहसान की तरफ देखा, जो उस वक़्त मुझे एक के बजाय 4-4 नज़र आ रहा था। मैंने कहा, एहसान, मुझे घर ले चलो, मुझे नींद आ रही है। वो कहने लगा, हाँ चलो। ये कहकर जैसे ही मैं अपनी कुर्सी से खड़ी हुई, लड़खड़ाते हुए मैं एहसान की बाहों में गिर गई। बस 1 मिनट लगा था मुझे अपने होश से गाफिल होते हुए। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा सर पूरी तरह से चकराने लगा था। बमुश्किल ही अपनी आंखें खोली थीं। मैं अपने कमरे में मौजूद थी। अभी भी उसी मैक्सी में मलबूस थी जो अब मुझे अपने वजूद पर पूरी तरह से चुभ रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उठकर बैठने की कोशिश की। मुझे लगा जैसे मेरा वजूद मेरा साथ नहीं दे रहा। मेरे पूरे वजूद में दर्द की तीन से उठ रही थीं। बमुश्किल मैंने अपने दुखते वजूद को क्राउन से टेक लगाकर बैठने पर मजबूर किया। पता नहीं क्यों मैं चूर चूर हो चुकी थी। मुझे अपने अंदर एक अजीब सी कमजोरी सी महसूस हो रही थी। मैंने देखा तो मेरा सारा जेवर उतारा हुआ था और हाथों में जहां मैंने चूड़ियां पहनी थीं वहां पर खरोंचें और झकमों के निशान थे। ये देखकर मुझे हैरत हुई थी। मैं अभी ठीक से होश और हवास में भी नहीं आई थी कि जब एहसान ट्रे में बेतकल्लुफ़ी नाश्ता लेकर अंदर दाखिल हुए। बहुत खर्च लग रहे थे। मुझसे कहने लगे, देखो, आज मैं तुम्हारे लिए पूरे हलवे का नाश्ता लाया हूँ। मैंने कहा, पता नहीं एहसान,
मेरे जिस्म में बेतहाशा दर्द है। मेरी बात पर वो फ़िक्रमंद होने के बजाय मुस्कराने लगा। कहने लगा, रात तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, फिर मुझ पर बेहोश होकर गिर भी गई थी, इसलिए घर आते ही मेरी तबीयत तुम पर ख़राब हो गई थी। एहसान काफ़ी शौक मिजाजी में था। मेरी नज़रें खुद ब खुद झुक गईं। कहने लगा, तुम नाश्ता करो, मैं तुम्हारे लिए दर्द की दवा और गर्मा-गर्म चाय लाता हूँ, फिर ये दर्द भी आधे घंटे में ठीक हो जाएगा। मुझे हैरत हो रही थी कि उन 8 दिनों में तो एहसान ने कभी मुझसे ऐसी जुनूनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, क्योंकि मेरे पूरे वजूद पर जख्म थे। बहरहाल अगले रोज़ इस तक मैं काफ़ी बेहतर हो गई थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि ये सिलसिला चल निकलेगा। अगले इतवार को फिर से मुझे एहसान ने एक नई मैक्सी ला कर दी। कहने लगा, तैयार हो जाओ, दोस्त के घर दावत पर जाना है। और फिर उसी दोस्त के बंगले पर मुझे ले गया। इस बार तो उसके दोस्त मुझसे पहले से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ होने लगे। कहने लगे, भाभी, आपके हुस्न के तो हम दीवाने हो गए। एहसान तो बड़ा खुश नसीब है, उसे आप जैसी बीवी मिली है। मुझे एहसान के दोस्तों के मुंह से इस तरह की तारीफ बुरी लगी थी। मैंने गुस्से से उन्हें घूर कर देखा तो वो डीठ बनकर हंसने लगा। मैं सोच चुकी थी कि घर जाते ही एहसान से कहूंगी कि मैं आइंदा उनके घर नहीं जाऊंगी। मुझे मर्दों की इस किस्म की बेतकल्लुफ़ी और मजाक बिल्कुल पसंद नहीं था। इस बार भी मेरे साथ यही हुआ। जैसे ही मैंने खाना खाया, मुझ पर गुनूदगी सी तारी हो गई। फिर मैं बेहोश हो गई। अगले रोज़ फिर मेरा जिस्म दर्द से चूर था, मगर मैंने एक बात नोट की थी कि एहसान बहुत खुश था। घर पर फल भी लाने लगा था, पैसा भी बड़े खुले हाथ से खर्च कर रहा था। हालांकि उसकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा न थी। फिर ये रोज़ रोज़ की अय्याशियाँ कैसे हो रही थी। घर आते हुए वो रोज़ाना अच्छे से होटल का खाना साथ लाते थे। मुझसे कहते, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें किचन में अपना आप खपाने की, तुम्हारा खूबसूरत हुस्न मांद पड़ जाएगा। कभी कभी तो मुझे एहसान की बातें बड़ी अजीब लगती थीं। मैंने कहा, हर औरत घर के काम करती है, मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए खाना बनाऊं, आपके काम करूं। कहने लगे, नहीं नहीं, तुम बस अपने हुस्न का ख्याल रखा करो, उसे निखारा करो, खुद को संवारा करो। तुम नहीं जानती तुम्हारा हुस्न मेरे लिए कितनी अहमियत रखता है। मेरा हाथ थाम वो मुझसे बड़ी ही मोहब्बत भरी बातें करते थे। कहते थे, जानती हो तुम्हें पाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं। ये बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी, क्योंकि हमारा रिश्ता तो एक रिश्ता कराने वाली के वसीले से हुआ था। मैंने तो पहले कभी एहसान को नहीं देखा था। मैंने कहा, क्या मतलब? मेरी बात पर वो हंसने लगे। कहने लगे, मैंने तुम्हें एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते देखा था। तुम्हें देखकर ही मैं तुम पर फिदा हो गया था। वहीं से मैंने तुम्हारा पीछा शुरू कर दिया। तुम्हारा घर देखा, फिर मालूम हुआ कि तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए रिश्ता देख रही हैं। यकीन जानो आयशा, ये सुनकर मुझे बहुत डर लगा था कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूं। कहने लगे, एक बार मैंने तुम्हारे घर से बाहर एक रिश्ता वाली को निकलते देखा। फिर मैंने उसे कहा कि अगर वो मेरा रिश्ता तुमसे करवा दे तो मैं उसे अच्छी खासी रकम दूंगा। वो मेरी बात मान गई। यूं मेरा रिश्ता तुमसे हो गया। मैं तो एहसान की बात सुनकर हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा शौहर मुझसे पहले से ही मोहब्बत करता था। मुझे पाने के लिए उसने इतना सब कुछ किया था। मेरे दिल में एहसान की और भी मोहब्बत और कद्र बढ़ गई थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि सच कुछ और ही था। इस इतवार को जब मुझे एहसान ने फिर से कीमती जोड़ा ला कर दिया तो मैंने कहा, नहीं एहसान, मुझे आपके किसी दोस्त की दावत में नहीं जाना। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे के तासुरात एकदम बदल गए थे। मुस्कुराहट गायब हो गई, चेहरे पर सख्ती आ गई। कहने लगे, क्या मतलब है तुम्हारा? वो लोग इतनी चाहत से तुम्हें बुलाते हैं। मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना। न जाने वो कैसा खाना मुझे खिलाते हैं। खाते ही मुझे नींद आ जाती है और सुबह मेरी हालत बहुत बुरी होती है। 2-2 दिन तक तो मैं चलने फिरने से कासिर हो जाती हूँ, और फिर वहाँ पर सिर्फ मर्द होते हैं। मेरा वहाँ क्या काम है? आपको जाना है अपने दोस्तों के साथ, वक़्त गुजारना है तो आप जाइए।
मैं नहीं जाऊंगी। ये कहकर मैं अपने बेड पर बैठ गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरा इनकार मुझे इतना महंगा पड़ सकता है। एहसान बहुत गुस्से से मेरे पास आए, मेरा बाजू पकड़कर बुरी तरह से दबोच लिया। कहने लगे, अभी तक तुमने मेरी मोहब्बत देखी है, बेहतर है मेरी मोहब्बत ही देखो। मुझे इनकार नहीं चाहिए आयशा। अगर तुमने मेरी किसी बात से भी इख्तिलाफ किया तो तुम नहीं जानती कि मैं गुस्से का कितना पागल इंसान हूं। ये कोई इतनी बड़ी बात तो न थी जो मैंने उसे कही थी, मगर एहसान का गुस्सा तो यूं था जैसे वाकई मुझे जान से मार डालेंगे। अपनी सुर्ख आंखें वो मेरी आंखों में गाढ़े बड़े गजबनाक लहजे से कह रहे थे। मेरा दिल तो अपने शौहर का ये रूप देखकर कांप सा गया था। मैंने फिर कोई इख्तिलाफ नहीं किया और वहां चली गई, मगर मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। न जाने क्यों टेबल पर मुझे मज़े के खाने आज बहुत बुरे लग रहे थे, क्योंकि ये मुझे होश व हवास से गाफिल करते थे। मैंने बहुत कम सालन अपनी प्लेट में डाला था और लगा लगा कर नान खा रही थी, मगर जैसे ही एहसान के दोस्त की नज़र मुझ पर पड़ी, कहने लगा, भाभी क्या बात है, आप खाना ठीक से नहीं खा रही। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है। मेरा ये कहना था कि उसने एक अजीब तरह का इशारा एहसान को किया। ये देखकर मेरे हवास गुम हो गए थे। एहसान ने सामने पड़ी बिरयानी से मेरी प्लेट भर दी। कहने लगे, पूरी ख़त्म करो। वो घूरती हुई नज़रों से मुझे कह रहे थे। मैंने बमुश्किल वो चावल ख़त्म किए थे और खाते ही मेरी वही हालत हो गई। अब तो मुझे एहसान पर भी शक होने लगा था। अगली इतवार आने से पहले मैंने तबीयत खराबी का बहाना किया और मैके चली आई। मेरी छोटी बहन के रिश्ते की बात तय हो गई थी। छोटी सी मंगनी की रस्म घर पर ही थी। मेरी बहन शॉपिंग पर गई तो मुझे भी साथ ले गई। वहीं पर मेरी मुलाकात एहसान के उन 5 दोस्तों में से एक के साथ हो गई। वो बातों के दौरान बार बार मेरी बहन को देख रहा था। कहने लगा, भाभी इस बार हमारे घर आइए तो अपनी बहन को भी ज़रूर साथ लाइए, ये भी आपकी तरह बड़ी कमाल की चीज़ है। मुझे इस शख्स की बात बहुत बुरी लगी। मेरी बहन भी उसे घूर कर देखने लगी। मैंने कहा, आपको तमीज़ नहीं है बात करने की? मेरा लहजा बुलंद हो गया था। आसपास गुजरने वाले लोग भी वहीं खड़े हो गए। ये देखकर इस शख्स को भी गुस्सा आ गया। कहने लगा, तमीज़ का मतलब पता है तुझे? हम औरत देखकर तमीज़ करते हैं और तू इस काबिल नहीं है कि तेरी इज्जत और तमीज़ की जाए। मैंने कहा, ज़बान संभाल कर बात करो। वो कहने लगा, क्यों, सच बहुत चुभ रहा है? तुम 2 टके की औरत हो और मुझसे तमीज़ की बात कर रही हो। ये लफ्ज़ सुनकर मुझे इस पर इतना गुस्सा आया कि मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। इस थप्पड़ की गूंज जिसने सुनी, तमाम लोग वहाँ खड़े हो गए। कहने लगे कि मोहतरमा, अगर इस शख्स ने आपके साथ बदतमीज़ी की है तो हम इसकी तबीयत अभी साफ़ कर देते हैं। कुछ नौजवानों ने तो आस्तीनें चढ़ा लीं। मेरा जी तो यही चाहा कि कहूँ कि मुंह तोड़ दो इस शख्स का, जिसे औरत से बात करने की तमीज़ तक नहीं है। मैंने सोचा, मैं घर जाकर एहसान को इसकी हरकत बताऊंगी कि ये लोग कितने बदतमीज़ हैं और वो हर इतवार को मुझे ज़बरदस्ती उनके घर ले जाता है। उनकी नज़र में किसी की बहन बेटी की इज्जत ही नहीं है। इससे पहले कि वहाँ खड़े नौजवान इस शख्स की अच्छी दरगत बनाते, वो कहने लगा, ये बाजारी औरत है, जिस्म फरोशी का काम करती है और मैं इसका गाहक हूँ, बस यहाँ पर तमाशा बना रही है। मेरा ये सुनना था कि मेरे होश उड़ के रह गए। मैंने कहा, ये बकवास कर रहा है। वो ये सुनकर कहने लगा, तुम इतवार को क्या करने आती हो हमारे बंगले पर? वो भी जबकि तुम जानती हो कि वहाँ तुम्हारे अलावा कोई औरत नहीं होती। इसके बाद जो बात इस शख्स ने मुझसे कही, पहले मेरा दिमाग चकराने लगा था। कहने लगा, मेरी बात पर यकीन न हो तो इस बार आना इतवार को हमारे घर। तुम्हें मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। तुम्हें मैं तुम्हारी सही औकात दिखाऊंगा कि तुम क्या हो। मेरी बहन मेरी शक्ल देख रही थी और मैं यूं थी कि जैसे पत्थर का मुजस्समा, जैसे मैं बुत बन चुकी हूँ। बहुत से लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देखते हुए वहाँ से चले गए। वो शख्स गुस्से से फट पड़ा, मुझे घूरता हुआ वहाँ से चला गया। मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे घसीटते हुए बाजार से बाहर ले आई। कहने लगी, आप ही ये सब क्या बकवास कर रहा था? मैंने कोई जवाब नहीं दिया।
मेरा तो दिमाग चकराने लगा था। मेरा जी इतना घबरा रहा था कि जैसे अभी मेरे दिल को कुछ हो जाएगा, वो फट जाएगा। मुझ पर अजीब सी बोसी तारी होने लगी। मेरी बहन मेरी गैर हालत देखकर मुझे मैके ले गई, मगर मुझे वहाँ भी चैन नहीं आया। मैं फौरन से अपने घर चली गई। घर गई तो एहसान का मूड बहुत ख़राब था। कहने लगा, रह लिया अपनी माँ के घर, अब अगर तुमने मैके रहना हो तो तुम वर्किंग डे में जाकर रहना। एक इतवार की तो छुट्टी होती है मेरी, वो भी तुम मेरी बर्बाद कर देती हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं कुछ भी कहती वो गुस्से में और भड़कता और मकर जाता। इस बार जब वो मुझे अपने दोस्तों के घर लेकर आया तो उस वक़्त उसका वो दोस्त वहाँ मौजूद नहीं था जिससे मेरी मुलाकात बाजार में हुई थी। जैसे ही मैंने आधा खाना खाया, मैं फ़ौरन से खांसने लगी और वॉशरूम में चली गई। मुझे वो खाना अपने अंदर हज़म नहीं करना था, इसलिए मैंने अपने हल्का में उंगली मार मार कर उल्टी की। जो कुछ मैंने खाया था वो सब बाहर आ चुका था, इसलिए मुझ पर नशे का असर नहीं हुआ। मैं बाहर आई, बेहोश होने का नाटक करने लगी। एहसान ने मुझे अपनी बाहों में लिया, कमरे में ले गया, मुझे बेड पर लिटा दिया। वो अभी कमरे में आया ही था कि उसके दोस्त भी कमरे में आ गए। एहसान कहने लगा, इस बार मैं डबल की कीमत लूँगा। जो हश्र तुम लोग रात भर मेरी बीवी के साथ करते हो वो बीमार रहने लगी है। तुम लोगों के दिए हुए आधे पैसे तो उसकी दवाई और डॉक्टर के खर्चे में चले जाते हैं, मुझे क्या फ़ायदा हुआ? उसके दोस्त कहने लगे, हमें मंजूर है, तुम इसकी जितनी चाहे कीमत ले लो। मेरा जी चाहा ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मेरा शौहर मेरी ही इज्जत का सौदागर था। शौहर तो बीवी का मुहाफिज होता है, उसे गंदी नज़रों से बचाने के लिए वो दस्त ओ गरीबां होने से भी गरेज नहीं करता। ये कैसा शौहर था जो मेरा ही सौदा कर रहा था। इससे पहले कि वो लोग मेरे साथ कुछ भी गलत करते, पुलिस मोबाइल का हॉर्न बंगले के बाहर बजने लगा। ये सुनकर वो सब घबरा गए। मैं यहाँ आने से पहले पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकी थी। जब तक पुलिस अंदर आई, मैं उठकर बैठ गई। मुझे यूं बैठा देखकर एहसान और बाकी मर्दों की भी रंगत उड़ गई। मैंने अपने शौहर को गिरफ्तार करवा दिया, क्योंकि उसे खूबसूरत लड़की चाहिए ही इसलिए थी कि जिसे वो कैश करके पैसे कमा सकता था। एहसान जेल में बंद था। इसी दौरान मैंने खुल्ला का मुकदमा दायर कर दिया। मुझे तलाक भी हो चुकी थी, मगर मुझे अपने माँ बाप से एक शिकवा था। मेरी शादी और रिश्ता करने से पहले उन्होंने ये तो देखा कि लड़का अकेला है, मुझ पर घर की जिम्मेदारियां नहीं होंगी, सास ससुर के ताने नहीं होंगे, मगर ये नहीं देखा कि वो करता क्या है। खुदारा अपनी बेटियों को ब्याहने से पहले अच्छी तरह तफ्तीश कर लिया करें, कहीं कोई एहसान जैसा शख्स उनकी ज़िंदगी में शामिल न हो जाए।